हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने जाना था कि किस तरह 14 जुलाई 1789 का जो रिवॉल्यूशन होता है जिसमें बास्टिल को डिमोलिश किया जाता है, फोर्ट ऑफ बास्टिल को, और उसके बाद पूरे फ्रांस में जनता विद्रोह कर देती है, जिससे हार कर जो वहाँ का राजा रहता है लुइस 16 वो तैयार हो जाता है नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज करने के लिए, और ये मानता है वो कि अब से उसके सारे पावर को कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा लिमिट किया जा सकेगा, यानी कि वो भी कॉन्स्टिट्यूशन को मानने के लिए बाध्य रहेगा वो। और इसके बाद एक लॉ पास होता है 4 अगस्त 1789 को, जो कि सारे फ्यूडल लॉस को एबॉलिश कर देता है। क्लर्जी और नोबिलिटी क्लास के जितने भी प्रिविलेजेस रहते हैं, सारे प्रिविलेज को वो ख़त्म कर देता है, और यहाँ से मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का सफ़र शुरू होता है। ये सारी स्टोरी हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप वो लेक्चर देखिए, फिर उसके बाद इस पर आइएगा। तो इस स्टोरी में हम इसके बाद की कहानी जानेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ वो कब हुआ, उसके क्या क्या फीचर्स थे, उसने पावर का सेपरेशन कैसा किया, और उसके क्या क्या ड्रॉबैक्स थे। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को। फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी कि फ्रांस जो है वो एक संवैधानिक राजशाही के अंतर्गत आ जाता है। तो मैंने बताया था कि नेशनल असेंबली, जो कि थर्ड स्टेट के लोग जो है वो टेनिस कोर्ट में जाकर प्लेज लेते हैं और ख़ुद को घोषित कर देते हैं कि वही नेशनल असेंबली है। तो वो लोग क्या करते हैं, 1791 में नेशनल असेंबली क्या करती है, अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रही होती है उसको वो कंप्लीट करती है। कब करती है? 1791 को। और इस कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है, जो मेन पर्पस रहता है, वो क्या रहता है कि उनको जो है पावर ऑफ मोनार्क, जो राजा का जो शासन रहता है, जो निरंकुश शासन रहता है, उसके पास जो अतः कहता है शक्ति रहती है, राज में वो कुछ भी कर सकता है, उसको लिमिट करना। ठीक है, उस पर अंकुश रखना। ये कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला और मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि वहाँ के राजा के पावर को लिमिट करना। अब दूसरी इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या रहती है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ये लोग बनाते हैं, जो कि इनका पहला कॉन्स्टिट्यूशन आप कह सकते रहता है, तो ये इस कॉन्स्टिट्यूशन में वो लोग सेपरेशन ऑफ पावर पे जोर देते हैं कि जो जुडिशियरी है, एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेटिव है, ये तीनों अलग अलग हों। और मैंने डिस्कस किया था कि जो वहाँ पे इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस था फ्रांस के लोगों पर, जो वहाँ पे इंटेलिजेंसिया जो काम कर गई थी, जिसमें कि मॉन्टेस्क्यू, जॉन लॉक और रूसो का बहुत बड़ा योगदान था, उनमें से एक का बुक जो है इस सेपरेशन ऑफ पावर को फेवर करता था। आप सोचिए और बताइए कि वो कौन थे, और उनके बुक का नाम क्या था जो कि सेपरेशन ऑफ पावर को फेवर कर रहा था। तो ये वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन की जो पहली दो जो ज़रूरत रहती है, जो पहली दो आवश्यकता रहता है, वहाँ के लोगों की जो आवश्यकता रहती है उसको पूरा करती है वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन की। राजा की पावर को लिमिट करती है और जो भी पावर्स है उसका सेपरेशन करती है जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव में। उसके बाद वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, वो वहाँ के सिटीजन को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। ठीक है, एक में एक्टिव सिटीजन आते हैं, ठीक है, और एक में आते हैं पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन में कौन लोग आते हैं? एक्टिव सिटीजन में केवल ओनली मैन, केवल जेंट्स, केवल पुरुष, केवल मैन, वो भी कौन? जो 25 साल से ऊपर है। और उसमें भी रिस्ट्रिक्शन ये लगा हुआ है कि वो टैक्स पे कर रहे हों, और कितना, जितना कि एक लेबर का 3 दिन का वेजेस होगा, यानी एक लेबर 3 दिन में जितनी दिहाड़ी कमाएगा उसके बराबर जो टैक्स पे कर रहा है, जो पुरुष है और 25 साल से ऊपर है, वही केवल टैक्स पे करेगा, और वही केवल कहता है एक्टिव सिटीजन है। और इसी को राइट टू वोट था। ठीक है, राइट टू वोट केवल किसको था? एक्टिव सिटीजन को था। और पैसिव सिटीजन में कौन आ गए? इनको छोड़कर जितने भी महिला और पुरुष आ गए, यानी कि
जो भी जितनी भी महिलाएं हैं वो तो पैसिव सिटीजन होंगे ही, और वो सभी मेन जो कि टैक्स पे नहीं कर पा रहे हैं और 25 साल से ऊपर है वो भी इसमें आएंगे, और साथ साथ 25 साल से नीचे सब कोई आ जाएंगे, यानी कि जो यूथ होगा फ्रांस का वो भी किस में आ जाएगा, पैसिव सिटीजन में। और क्या करता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ के गवर्नेंस का फंक्शन डिसाइड करता है कि किस तरह इलेक्शन होगा, किस तरह जुडिशरी चुनी जाएगी, किस तरह लेजिस्लेटिव चुनी जाएगी। तो वो कुछ इस प्रकार है। जो एक्टिव सिटीजन होगा वो बाय वोट, डायरेक्ट वोट से किसको चुनेगा, या ध्यान रखना है कि एक्टिव सिटीजन में कौन है, केवल वो मैन जो कि 25 साल से ऊपर हैं और टैक्स पे करते हैं, ठीक है। वो डायरेक्ट वोट करके इलेक्टर्स को चुनेंगे, जो कि उस वक्त करीब 50,000 चुने जाते थे, ठीक है। और एक्टिव सिटीजन जो थे उनकी कुल संख्या थी 4 मिलियन, यानी कि अबाउट 40 लाख। तो 40 लाख मिलकर कितने को चुन गए, 50,000 को। फिर ये इलेक्टर्स जो है अपने में इलेक्ट करके अपने बीच में से किसमें भेजते थे, नेशनल असेंबली में मेंबर भेजते थे, जो कि करीब 745 के करीब थे, ठीक है। और ये नेशनल असेंबली क्या करती थी, ये अपने बीच में से कुछ मिनिस्टर्स बनाती थी और यही लॉ बनाती थी, और यही क्या करती थी, किंग के ऊपर भी कंट्रोल रखती थी, ठीक है। तो लेजिस्लेचर हमारा कौन हो गया, जो लेजिस्लेटिव होगा वो कौन हो गया, नेशनल असेंबली हो गया, क्योंकि यही लॉ बनाएगी और यही क्या करेगी, कंट्रोल रखेगी। और जितना भी ऑफिशियल है, जो भी मिलिट्री है, जो भी आर्मी है, वो किसके अंदर है, किंग के अंदर है। तो किंग अपना क्या हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, ठीक है। अब इसमें और एक बहुत स्पेशल चीज़ इन लोगों ने किया था, क्या कि एक्टिव सिटीजन जो है वो फिर डायरेक्ट वोट करके क्या चुनेंगे, जज को चुनेंगे, ठीक है। एक्टिव सिटीजन वोट करेंगे और किसको चुनेंगे, जज को चुनेंगे, जो कि हमारी क्या हो गई, जुडिशियरी हो गई। यानी कि लेजिस्लेटिव अलग, एग्जीक्यूटिव अलग और जुडिशियरी अलग। तो इससे क्या हो गया कि पावर का सेपरेशन हो गया, तो सभी एक दूसरे पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो ये उनका पहला फ्रेम था गवर्नेंस को चलाने के लिए, गवर्नमेंट को चलाने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या था एक बात कि जो एक्टिव सिटीजन है वो केवल वोट दे रहे हैं, तो हमेशा क्या होगा, उनके बात को ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी, और जो भी नेशनल असेंबली लॉ बनाएगा वो किससे इन्फ्लुएंस रहेगा, एक्टिव सिटीजन से इन्फ्लुएंस रहेगा, ठीक है। और इसमें एक और क्या बात था कि जो किंग है उसको भी वीटो पावर दिया गया था, कि अगर उसे भी लगता है कोई चीज़ कि नेशनल असेंबली कुछ ऐसा लॉ बना गई है जो कि फ्रांस के जनता के हित के खिलाफ है, तो वो अपने वीटो पावर को यूज़ करके उस लॉ को, उस विधेयक को, ठीक है, उस बिल को वो तत्काल रूप से प्रभावहीन कर सकता है, उसको ख़त्म कर सकता है, ठीक है। तो ये वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्रेम डिजाइन किया था कि किस तरह वहाँ का गवर्नमेंट चलाया जाएगा। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के मेन फीचर पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। वही जानकर आप जानिएगा कि आखिर क्यों हम लोगों को फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ाया जा रहा है। जो कॉन्स्टिट्यूशन का मेन फीचर रहता है वो ये रहता है कि जो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टार्ट होता है, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट क्या चीज़ से होता है, प्रियम्बल से, ठीक है। उसी तरह जो ये लोग डिज़ाइन किए रहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, जो ड्राफ्ट करते हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, चूंकि वोटिंग राइट मैन को था तो उसका प्रभाव भी उसके टाइटल पे पड़ता है, जिसको क्या कहा जाता है, पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, ठीक है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन है, ये कुछ राइट्स को डिस्कस करती थी, जिसके अंदर वहाँ के फ्रांस का गवर्नमेंट अपनी जनता को राइट टू लाइफ दे रहा था,
फ्रीडम ऑफ स्पीच दे रहा था, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन दे रहा था और इक्वालिटी बिफोर लॉ दे रहा था, जो कि पहले के मोनार्की वाले रूल में नहीं था। और आपको पता होगा कि ये सारे राइट्स जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स में आते हैं, अभी इंडिया के सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। तो आप बताइए कि कौन कौन सा आर्टिकल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन और इक्वालिटी बिफोर लॉ देता है। ठीक है, तो यहाँ बात क्या आती है कि जो राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ देता है, वो ये घोषणा के साथ देता है कि ये जितने भी राइट्स हैं वो सभी वो नेचुरल हैं और इनएलिएनेबल हैं। ठीक है, यानी कि ये सभी जो है प्राकृतिक प्रदत्त हैं और इनको कोई हटा नहीं सकता है। ये डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन ये घोषणा कर रहा था कि ये सभी जो राइट्स हैं, ये राइट्स उनको दिया जा रहा है और ये हर एक ह्यूमन बीइंग का राइट है, और वो भी बाय बर्थ, यानी कि जन्म सिद्ध अधिकार है। ये हर एक आदमी का, हर एक मानव का ये जन्म सिद्ध अधिकार है और कोई भी इसको नहीं छीन सकता है। ठीक है, कोई भी इसको छीन नहीं सकता है। और ये वहाँ की गवर्नमेंट की ड्यूटी होगी, ठीक है, ये वहाँ की स्टेट की ड्यूटी होगी कि वो हर एक सिटीजन के राइट को प्रोटेक्ट करे। ठीक है, तो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन जो है ये सारे राइट्स देते हैं जो कि आगे चलकर डेमोक्रेटिक फिलॉसफी का मेन बेस बन जाता है कि जिस कंट्री में ये सभी अधिकार दिए जा रहे हैं, मतलब वहाँ पे जो डेमोक्रेसी है वो ज़्यादा स्ट्रेंथन है। ठीक है, वो ज़्यादा मजबूत है, वहाँ की जनता को ज़्यादा अधिकार मिले हुए हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं जो वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन बनती है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो रहती है वहाँ के, उसके ड्रॉबैक्स क्या क्या थे। तो जो मेजर ड्रॉबैक रहते हैं उनमें सबसे पहला जो ड्रॉबैक ये रहता है कि जो वोटिंग राइट था वो क्या था, लिमिटेड था वेल्दी क्लास तक। जो मतलब उसमें शर्त ही लगा हुआ था जो टैक्स पे कर रहा है वही वोट कर सकता है, यानी कि जो वोटिंग राइट था वो किसके पास लिमिट हो गया, वेल्थी क्लास को। और ये क्या कर रहा था, डिस्क्रिमिनेट कर रहा था मैन और वुमेन के बीच में, रिच और पुअर के बीच में। और ये किस लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि उसका जो डिक्लेरेशन ऑफ मैन एंड सिटीजन था जो कि अभी हमने देखा जस्ट, उसमें क्या था, इक्वालिटी बिफोर लॉ था। तो एक तरफ आप कह रहे हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ, और दूसरी बात जो सबसे बेसिक राइट है वोटिंग राइट, जो कि गवर्नमेंट को डिसाइड कर रहा है कि कौन रूल कर रहा है, उसी में आप क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। दूसरी बात क्या थी, जो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन गवर्नमेंट था, मतलब जो सत्ता पक्ष जो लेजिस्लेचर है उसमें वुमेन्स का, औरतों का, महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है वो कम्प्लीटली डिनाइड था, यानी कि कम्प्लीटली उसमें इनकार कर दिया गया था, उसमें कोई भी पार्टिसिपेशन वुमेन का नहीं था। ये इसलिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक है क्योंकि आपने ये जाना था कि जो रिवॉल्यूशन हुआ था उनको कौन लीड कर रहा था, उनको मैन और वुमेन दोनों मिल के लीड कर रहे थे। जबकि बेकरी शॉप पे जो अटैक होता है, जो कि शुरुआत की करती है रिवॉल्यूशन का, वो कौन लोग करती है, महिलाएं ही करती है, और उन्हीं को वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन जो है अपने कई अधिकारों से वंचित कर देता। और तीसरा जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था वो ये था कि जितने भी गवर्निंग बॉडी थे वो सब किसके अंदर आ गए थे, रिचर क्लास के अंदर में। रिचर क्लास के प्रेशर और उन्हीं के कंट्रोल में वो वर्क कर रहा था। क्यों? क्योंकि जो वोटिंग राइट था वो उन्हीं के पास था। तो स्वाभाविक है कि अगर कोई नेता किसी इलाके से चुना जाता है तो उसका जो भी उसके द्वारा बनाया गया रूल होगा वो किसके लिए होगा, अपने इलाके के जनता के लिए होगा। तो स्वाभाविक है कि जो नेता केवल रिचर सेक्शंस के द्वारा इलेक्ट किया गया है तो वो केवल जो लॉ बनाएगा वो किसके हित को ध्यान में रख के बनाएगा, रिचर क्लास को हित को ध्यान में रख के बनाएगा। यानी कि अभी भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई है उसमें बहुत ज़्यादा फॉल्ट है।
क्योंकि जो एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन का जो डिवाइड होता है, तो एक्टिव सिटीजन में केवल और केवल 4 मिलियन पीपुल आते हैं और पैसिव सिटीजन में बाकी 28 मिलियन में से 24 मिलियन रहते हैं। यानी कि अभी भी जो बहुत बड़ी जनता है वो अधिकारों से वंचित है, यानी कि अभी भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन ख़त्म नहीं हुआ है। इसके आगे की भी कहानी है जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे।